हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये साल आईपीओ के नाम होने वाला है। 2020 तो था ही, 2021 उससे बढ़कर, और इसी लाइन में सबसे पहले जो दस्तक देने आ रही है वो है जनाब, आप बताएं पहले कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही पकड़ा है, IRFC, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो क्या है इस कंपनी में इन्वेस्टर के लिए और क्या कुछ है इनके आईपीओ की राम कहानी, जानेंगे इस वीडियो में, जिससे आप इन्वेस्टिंग और आईपीओ आसान हो सके और आप डिसीजन ले पाए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट कर ले, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल्स, ये ट्विटर है जरूर ज्वाइन करें ब्रेकिंग न्यूज के लिए, और साथ में ये टेलीग्राम है जरूर ज्वाइन करें सारे लेवल के लिए। तो सबसे अनोखी बात जो बनाती है IRFC को सबसे खास, और वो है ये देश की पहली गवर्नमेंट ऑन NBFC है जो अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है। क्यों? खबर सुनकर लालच बढ़ रहा है ना आईपीओ उठाने के लिए। चलिए, बस अब 2 से 3 दिन की बात है और फिर ये आ रहे हैं मार्केट में। पर क्या आईपीओ सब्सक्राइब के पहले कंपनी के बारे में नहीं जानना चाहेंगे? क्योंकि बिना जाने कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए, देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो 1986 में फाउंड की गई ये कंपनी RBI में NBFC के रूप में रजिस्टर्ड है, जिसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के अंडर। इनके वर्किंग को अगर समझने की कोशिश करें तो मैंगो पीपल की भाषा में ये 3 काम करती है: लीजिंग, लेंडिंग और फाइनेंसिंग। और इनके अब तक के सफर को हम अगर और करीब से देखें तो यहां दिखता है कि ये तो भाई अपने पेरेंट इंडियन रेलवे के लिए श्रवण कुमार है। बिल्कुल सही सुना, श्रवण कुमार, जिसे इन्होंने 30 साल तक अपने कंधों पर बैठा के रखा और इनके सब्सिडरी के एक्सपेंशन के लिए पैसों का बंदोबस्त किया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो IRFC का मेन काम इंडियन रेलवे के एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट को मार्केट बोरोइंग्स के थ्रू पूरा करने का है। इसके अलावा रेलवेज को मूवेबल एसेट यानी कि लोकोमोटिव, वैगन जो होते हैं, जिसे हम रोलिंग एसेट भी कहते हैं, उसे भी IRFC फाइनेंस करता है। आगे बढ़ने के पहले क्या आप जानते हैं कि अप्रैल 2017 में यूनियन कैबिनेट ने इंडियन रेलवे के 5 सब्सिडरी की लिस्टिंग की मंजूरी दी थी, जिसमें एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहले से लिस्टेड हो चुकी है। अब जरा आप कमेंट करके ये बताइए कि कंपनी के आईपीओ किस किस को मिले जो लिस्ट हुई थी, और आपने कितना मुनाफा कमाया, ईमानदारी से बताइएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि काम धाम तो बढ़िया है, नाम भी चलो सरकार का जुड़ा हुआ है, तो चीजें तो अच्छी दिख रही हैं, पर अंदर से ठोस है या नहीं है? क्योंकि खोखले होने का डर सबको लगा रहता है। तो ये जानने के लिए आइए चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल ऐसे होते हैं जो कभी भी कुछ नहीं छुपाते, सब कुछ आपको बता देते हैं। तो बीते 5 साल के हाले नब्ज के लिहाज से अगर फाइनेंशियल को समझें तो कंपनी के रेवेन्यू में लगातार 18 to 20% का ग्रोथ देखा गया है, जहां 2018-19 और 2019-20 में इनके रेवेन्यू ग्रोथ 19% और 22% का दिखता है। और अभी जहां 2020-21 खत्म भी नहीं हुआ है, कंपनी ने अपने हाफ ईयर स्टेज तक आते आते 12% का ग्रोथ देख लिया है। और आईपीओ रिलीज के बाद अगर आप देखें तो इस बार रेवेन्यू ग्रोथ बाकी सालों के कंपैरिजन में काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। अब रेवेन्यू के साथ अगर IRFC के प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाए तो काफी स्ट्रांग दिख रहा है, जहां सितंबर 2020 तक कंपनी ने 1886 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया। वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करें तो IRFC ने 3692 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट दर्ज किया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ओवरऑल मिला जुला के समझें तो IRFC का फाइनेंशियल साउंड है, ये कहने में कहीं से कोई संकोच नहीं है। बट क्या ये
साउंडनेस इनके स्टेक होल्डर के लिए भी उतना ही कारगर है जितना इनके खुद के बैलेंस शीट। तो इसके लिए हम समझते हैं डिविडेंड यील्ड पर शेयर से, जो कि अभी रिसेंट के बारे में तो 2020 के हाफ ईयर स्टेज तक ये कंपनी 0.53% तक का रिटर्न दे चुकी। साथ ही इनके रिटर्न पर एसेट भी अच्छे हैं और ये हाई रिटर्न इसलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इनसे 30% प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में लेती है। बट ये सारी राम कहानी तो ऑन पेपर है और रियल हमेशा ग्राउंड होता है। तो मार्केट में इमेज क्या है इनकी, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट इमेज ही रियलिटी में कभी भी आपको लिस्टिंग गेन या स्टॉक का माहौल बना के रखती है। खैर, इमेज तो इनका समझना बनता है और इसे हम समझेंगे रेटिंग एजेंसी के थ्रू। और क्योंकि पीयर तो इनके हैं नहीं और रेलवे को फाइनेंस करने वाली ये इकलौती कंपनी है, तो हम पीयर कंपैरिजन आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन रेटिंग एजेंसी को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है देसी बॉयज और विदेशी बॉयज का, क्या देखते हैं। अब रेटिंग की बात करें तो 2019-20 में यहां कंपनी को क्राइसिल और आईसीआरए ने AAA स्टेबल की रेटिंग दी है। वहीं अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स प्रोग्रामिंग की रेटिंग देखें तो यहां इनकी रेटिंग काफी अच्छी दिखती है। क्राइसिल, आईसीआरए और केयर तीनों ने इसे A1+ की रेटिंग दी है। अब इतनी अच्छी रेटिंग मिलना तो लाजमी है क्योंकि गवर्नमेंट का बैक सपोर्ट है। बट क्या इंटरनेशनल एजेंसी यानी विदेशी बॉयज भी यही कहानी बयां करते हैं? तो दोस्तों यहां की रेटिंग की तरफ गौर करें तो थोड़ा झटका लग सकता है। घबराइए मत, 440 का नहीं है, केवल थोड़ा है। और इसीलिए मैंने बोला था देसी बॉयज कुछ और कह रहे हैं, विदेशी बॉयज कुछ और कह रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं वो जानते हैं। यहां फिच ने इसे BBB- विद स्टेबल आउटलुक की रेटिंग दी है। वहीं मूडीज ने इसे Baa2 विद नेगेटिव आउटलुक की कैटेगरी में रखा है। क्यों फर्क है भाई? कुछ तो झोल है, तभी तो देसी बॉयज और विदेशी बॉयज में फर्क है। ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चीजें पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ठोक बजा के समझ लिया कंपनी को या और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं तो हम आगे इनके आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं और बाकी चीजें जानते हैं। तो दोस्तों 18 जनवरी को रिटेल इन्वेस्टर के लिए लॉन्च होने जा रहा है IRFC का 4633 करोड़ का आईपीओ, जिसकी लिस्टिंग NSE और BSE दोनों पर हो रही है। अब रिटेल इन्वेस्टर इसलिए कहा क्योंकि एंकर इन्वेस्टर के लिए ये 15 जनवरी यानी कि आज से ही ओपन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्या है जिससे और समझा जा सके, इसके और करीब आया जा सके, तो समझते हैं 4633 करोड़ के इस आईपीओ को किस तरीके से लॉन्च होने जा रहा है। उसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल को समझते हैं कि कितना फ्रेश इशू है, कितना ऑफर फॉर सेल है। तो दोस्तों लगभग 118.8 करोड़ इक्विटी शेयर फ्रेश इशू के रूप में रहेंगे और 59.40 करोड़ के आसपास रहेंगे ऑफर फॉर सेल के रूप में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा जाएगा कहां, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी होता है कि आईपीओ से आए पैसे कंपनी अपने पुराने डेट में यूज कर रही है। अगर वैसा है तो गड़बड़ है, और कंपनी अगर अपने ग्रोथ में यूज कर रही है तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी फ्यूचर प्लान पे फोकस कर रही है और उनका डेट नहीं। तो घबराइए मत, यहां उधारी उतारने में पैसे नहीं जाने हैं, क्योंकि यहां आईपीओ से जितने पैसे आएंगे उसका 1/3 हिस्सा भारत सरकार के तिजोरी में जाएगा और बाकी का पैसा कंपनी के बैलेंस शीट में, जिससे कंपनी के एक्सपेंशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कि जब भी हम इस तरीके से देखते हैं वो एक बिल्कुल अच्छी बात होती है। अब जरा प्राइसिंग भी देख लेते हैं। तो यहां इनका फेस वैल्यू है 10 रुपीज का रखा गया है और इनका प्राइस बैंड जो रखा गया है 25 से 26 रुपीज का रहने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है ग्रे मार्केट, ग्रे मार्केट में ये गर्म नहीं है। अभी 1.2 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है
बहुत गर्माहट आई नहीं है और यही गर्माहट मिसिंग अपने आप में अगेन कुछ खटका दे रहा है, बट देखेंगे वो भी। तो लॉट की बात करें तो यहां लॉट 575 शेयर का रखा गया है। साथ ही एक इंसान मैक्सिमम 13 लॉट यानी कि 7475 शेयर एक बार में ले सकता है। अब एक बार इनके प्रमोटर पे निगाह डाल लें, वो भी जरूरी है। तो कौन है यहां प्रमोटर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। जी हां, यही तो होंगे, क्योंकि पब्लिक अंडरटेकिंग जो है और अभी तक इनकी होल्डिंग 100% की है, बट एक बार लिस्टिंग हो जाएगी तो ये होल्डिंग गिरकर आएगी 86% की। अब कुछ जान रहे हो, लीडिंग मैनेजर भी जब इतना जानते हैं तो लीडिंग मैनेजर को भी जान लेते हैं कि नाम बड़ा है या छोटा है। तो वहां पर आईडीएफसी सिक्योरिटीज, एचएसबीसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसी सिक्योरिटीज और एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड है। अब अगर हम इनके रजिस्ट्रार की बात करें तो वो हैं कैफीन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। अब आते हैं मुद्दे पर कि क्या यहां पर इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है या नहीं है। तो अगर हम आईआरएफसी के फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो वो स्ट्रांग दिखते हैं, लगातार प्रॉफिट भी देखा गया है जो हमने आपसे शेयर किया। बट सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि कंपनी को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है क्या? अपने पेरेंट कंपनी के बजटरी रिक्वायरमेंट को मार्केट बोरोइंग के थ्रू फाइनेंस करना। करेक्ट है। अब ध्यान से समझिएगा, अब जो इंडियन रेलवे का हाल है किसी से छुपा नहीं। साथ ही कोविड-19 की वजह से रेलवे के पैसेंजर रेवेन्यू में 87% का लॉस देखा गया है। तो मिला जुला के स्थिति बहुत खास नहीं है। तो ऐसे में इनको किए गए फाइनेंस की रिकवरी किस तरीके से आती है वो सबसे पहले देखने वाली बात होगी। और यही वो चीज़ें हैं जो ग्रे मार्केट को गर्म नहीं कर पा रही हैं, वो मैं और डिस्कस करूंगा आपसे। बट हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इंडियन रेलवे में डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही है। तो ऐसे में आईआरएफसी का लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट प्रिडिक्ट करना थोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि बदलती पॉलिसी की वजह से कब इनका और इंडियन रेलवे का मजबूत जोर कमजोर पड़े गॉड नोज। हालांकि मार्केट में एक और बात है, कुछ जगह बात आ रही है कि आईआरएफसी इंडियन रेलवेज का एक्सपेंशन और ट्रांसफॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। यानी एक साइड अच्छी बात, एक साइड नेगेटिव बात। उसके कारण ग्रे मार्केट गर्म नहीं है और इसीलिए चीजें बहुत खुल के नहीं है। अब रेलवे का एक्सपेंशन होगा या फिर डिसइन्वेस्टमेंट, ये कौन तय करेगा? बजट। तो अब 18 का कीजिए इंतजार, लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अप्लाई हमें करना है या नहीं करना है, इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ बनाऊंगा। आपको पता है हर आईपीओ के बाद जब आईपीओ का डेट ओपन होता है उसके नेक्स्ट डे में वीडियो बनाता हूं। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम जरूर बनाएंगे और वहां पे बताएंगे अप्लाई करना है या नहीं करना है। साथ में आपका आईपीओ का अलॉटमेंट का चांस कैसे बढ़े ये वीडियो बनाई है, इसको जरूर देख लीजिएगा। आईपीओ के अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।